नोट करो इसके आगे। कौन सा नंबर था? 8 था आई गेस, है ना? पार्ट सर वो वीडियो ऑफ है। अच्छा वीडियो ऑफ है। जरा इंटीग्रेटेड वेब कैम खुल गया है। लिखो विट्रियस ह्यूमर this transparent substance fills the बेटे अच्छे से बंद कर देना डोर। fills the cavity, कैविटी मतलब खाली स्पेस हो गया, ठीक है? कैविटी ऑफ द आई। याद है किसी को कहाँ से कहाँ तक आएगा विट्रियस ह्यूमर? किस किस के बीच में होता था? अगर सर लेंस से रेटिना के बीच में। वेरी गुड बेटा। द कैविटी ऑफ द आई लेंस एंड द रेटिना, ठीक है? इट हेल्प्स इन, देख लो, इट हेल्प्स इन maintaining the spherical shape of the eye, ठीक है? It supports the retina and provides nourishment, ठीक है? अरे मतलब सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन पास ऑन कर रहा है? रेटिना को सपोर्ट करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? लिख लिया सारा? एट्थ है, नाइन्थ है। एक्वस ह्यूमर, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर। ये पता है किसी को कहाँ से कहाँ होता है? एक्वस है तो क्लियर होगा ये भी। कहाँ से कहाँ पे होगा? इसको क्या कहते हैं? मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको क्या कहते हैं? ये जो बल्ज होता है बाहर का, कॉर्निया। कॉर्निया और अंदर हो गया आई लेंस, ठीक है? कॉर्निया और इसके बीच में वो प्यूपिल आ जाता है, प्यूपिल और आइरिस। तो ये जो लिक्विड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में, उस लिक्विड को क्या कहेंगे? एक्वस ह्यूमर, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस होगा उसको सारे को एक्वस ह्यूमर कहेंगे, और जो पीछे वाला है उसको विट्रियस ह्यूमर कहेंगे। सो एक्वस ह्यूमर इज अगेन, दिस फ्लूइड इज लोकेटेड, this fluid is located between the cornea and lens. It nourishes and provides nutrients to the lens and cornea, ठीक है?
जो कल बात चल रही थी ना कि जो वाइट वाला पोर्शन होता है आँख का, जो कलर्ड पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? आयरिस। जिसकी वजह से आँख को कलर मिलता है उस पिगमेंट को आयरिस बोलते हैं। उसके अलावा ये जो वाइट पोर्शन हमें दिखता है इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारी आँख को बाहर से बचाती है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलें आगे। विश्वजीत लिख लें बेटा आगे। अरे एक मिनट सर। लिख ले, ऊपर कर देता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। लिखो 10th पार्ट इज स्क्लेरा. The sclera is the opaque fibrous outer layer forming the white part of the eye visible from the front. ठीक है, इसके साथ एडिशनली लिख लो, इट इज़ अ टफ protective layer that maintains the shape of the eye. That maintains the shape of the eye. बाहर से जो शेप मेंटेनेंस का काम है वो स्क्लेरा की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिद्धि फटाफट नोट कर लिया तुमने। डन, सबका हो गया। चलो, हमने ये बात सीखी थी लास्ट क्लास में कि ज़्यादातर जो बेंडिंग है, जो रिफ्रैक्शन है आँख के अंदर, वो कौन सा पार्ट करवाता है बेटा? कौन करवाता है? नहीं, कॉर्निया करवाता है। कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होती है? कॉर्निया की वजह से, 90% के अराउंड। और जो फाइन एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन करवाता है? आई लेंस करवाता है। ठीक है, तो जो आई लेंस की फाइन एडजस्टमेंट्स करने की कैपेसिटी है या जो उसकी एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? पता है किसी को? नहीं पता? चलो, इस वर्ड का मतलब बताओ मुझे, अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है अकोमोडेशन का? एडजस्टमेंट। जब हम बोलते हैं ना फलाने के घर में फंक्शन है, वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगी, मतलब वहाँ पे जाके हमें एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी, वहाँ जाके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एडजस्टमेंट्स। जो वो फाइन एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन करवाता है? आई लेंस। कैसे करवाता है? क्योंकि वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करेगा? अपना कर्वेचर चेंज करता रहेगा। इमेजिन करो कि ऐसे मेरे हाथ में एक जेली लाइक चीज़ है और मैं उसको दोनों तरफ से पुल कर रहा हूँ, क्या होगा अल्टीमेटली? वो चीज़ पतली हो जाएगी। वैसे तुम्हारे आई लेंस के साथ होता है। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? अगर मेरे को आई लेंस को पतला करना है, वो क्या करेंगी? दोनों तरफ से उसको पुल कर लेंगी। अल्टीमेटली मेरा लेंस पतला हो गया, और अगर लेंस पतला हो गया तो मैं पास की चीज़ देख पाऊंगा या दूर की देख पाऊंगा? दूर की। लेंस पतला हो गया, चलो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या होगा? जब आप सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कर देते हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा जो लेंस है वो मोटा हो जाता है और मैं पास की चीज़ देख पाता हूँ।
ठीक है। और ये देखो कितने माइक्रो सेकेंड्स में एडजस्टमेंट हो रही है। मैं अभी मितेश को भी देख पा रहा हूँ बड़े अच्छे से, और पीछे जो जानवी बैठी है, जो थोड़ा सा पीछे बैठी हुई है उससे, वो उसको भी बड़े क्लियरली देख रहा हूँ मैं। मतलब जैसे ही मैंने अपनी नज़र मितेश से जानवी पे या रिद्धि पे शिफ्ट करी, मैं दोनों को देख पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने इधर शिफ्ट किया तो मेरा ब्रेन थोड़ा टाइम ले रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं। इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब तुम अपनी आँख के पास बिल्कुल ही कोई चीज़ रख देते हो और ज़बरदस्ती उसको देखने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी आँखों में दर्द होता है, स्ट्रेन पड़ती है आँखों में। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल्स की रिलैक्स करने की कैपेसिटी है एक, ठीक है। अब उसका रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा इसमें फंबलिंग होती है वर्ड्स में। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है रिलैक्स करने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है रिलैक्स करने का मतलब जो है वो एक्सपैंड हो गई हैं। तो वो एक बार हम अच्छे से एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे। बट इसको ऐसे समझो, हिंदी में समझो अभी, कि जब मेरी मसल्स खिंची हुई हैं या जब मेरी मसल्स लेंस को पुल कर रही हैं, तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा और मैं दूर की चीज़ देख पाऊँगा। और जब मेरी मसल्स उसको पुल नहीं कर रही हैं, तो लेंस अल्टीमेटली मतलब मसल्स पास आ गई हैं, लेंस मोटा हो गया और मैं पास की चीज़ देख सकता हूँ। और इस एबिलिटी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस। उसकी एक एबिलिटी है एडजस्टमेंट्स करने की, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है। जब मैं कर्वेचर चेंज कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है? फोकल लेंथ तो चेंज हो रही है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ, इसका मतलब फोकल लेंथ भी चेंज होगी। चलो, और अगर फोकल लेंथ चेंज होगी तो अल्टीमेटली पावर चेंज होगी। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। लिखो शाबाश इसके बारे में। पावर ऑफ अकोमोडेशन हेडिंग आएगा। कर्वेचर ऑफ लेंस can be modified to some extent. By the ciliary muscles ठीक है। इसी के साथ एक्सटेंडेड लाइन लिख लो, द चेंज इन कर्वेचर implies change in focal length. ठीक है, अगर कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो, इनका रिलैक्सेशन का मतलब है हमारी मसल्स जो हैं वो दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, मतलब पुल कर रही हैं। तो यहाँ पे अपने पास लिख लेना नोट्स में, रिलैक्सेशन मीन्स पुलिंग ऑफ लेंस। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज इक्वल टू पुलिंग ऑफ लेंस। मतलब दोनों तरफ से वो लेंस पुल हो गया। ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ कर लेना इसके लिए, ठीक है। सर तो जब लेंस पतला होगा तो मसल रिलैक्स्ड होंगी। मसल्स क्या होंगे बेटा? रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स वर्ड, वही मैंने कहा हम एनसीईआरटी वाले वर्डिंग्स यूज़ करेंगे। रिलैक्सेशन मतलब यहाँ पे कि मसल्स जो हैं वो पुल कर रही हैं लेंस को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल्स एक दूसरे के पास पास आ गई हैं। डन? बात लिखो ज़रा,
रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कौन सी मसल? स्पेसिफिकली सिलियरी मसल्स की बात हो रही है. सो रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स मीन्स द पुलिंग ऑफ लेंस. उससे क्या होता है? अब लेंस क्योंकि पुल हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? द आई लेंस बिकम्स थिन. द आई लेंस बिकम्स थिन. अब बताओ, इसका अगर ये थिन हो गया है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है या कम हो गई है? सोच ले. मैं ये हटा दूंगा अभी, बट इसको ऐसे इमेजिन कर जानवी, अगर इसको कंप्लीट करूंगा तो ऐसे कुछ सर्कल बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है कम में? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी ज़्यादा है. ठीक है. तो आई लेंस बिकम्स थिन और फोकल लेंथ इंक्रीजेस. ठीक है. और अगर फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो हम क्या देख पाएंगे? पास की चीज़ या दूर की चीज़? दूर की. फोकल लेंथ इंक्रीजेस, सो वी कैन सी distant objects clearly. We can see distant objects clearly. ठीक है. डन. चलें आगे. हटा दूं ये विश्वजीत? यस टच सर. नहीं आया बस आज एक. चलो कोई बात नहीं. अगली चीज़ है रजे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब पास पास आ गई है, तो अल्टीमेटली मेरा जो आई लेंस है वो मोटा हो जाएगा. ठीक है. और अगर आई लेंस थिक हो गया तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया तो फोकल लेंथ भी कम हो गई है. लिख लो. A thick eye lens means a thick eye lens means more focal length, sorry, less focal length. And therefore you can see a nearby object clearly. A nearby object clearly. ठीक है बेटा. बट होता कि अल्टीमेटली हम 15 सेंटीमीटर से और पास की चीज़ नहीं देख पाते साफ साफ, क्योंकि हमारे आई लेंस के थिक होने की या सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की भी एक लिमिट होती है. ठीक है. तो अगर मुझे कोई चीज़ बिल्कुल आँख के सामने रखी और देखनी है तो मैं अपनी आँखों पे स्ट्रेन डालूंगा तो ही दिखेगी. स्ट्रेन मतलब आपको दर्द फील होगा आँखों में. ठीक है. वो तो वैसे किताब खोलते ही हो जाता है शुरू. क्यों रिद्धि? फ़ोन जितना मर्जी चलवा लो, जैसे ही किताब खोल ली वैसे ही दर्द शुरू. ज़िंदगी के 2 मिनट बच गए मेरे, कंघी नहीं करनी पड़ती. हो गया? लिख लिया? सबने लिख लिया? विश्वजीत? यस सर. चलो आगे देखो. कुछ एक टर्मिनोलॉजी है. अच्छा, अकोमोडेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी होगी, लिख लेते हैं. अदरवाइज कुछ एक टर्मिनोलॉजी है कि
किसी नॉर्मल आई का, मतलब जो आँख स्वस्थ है, हेल्दी आई है, जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है, वो दूर तक कहाँ तक देख सकती है? कहाँ तक देख सकती है कोई आँख? बहुत दूर तक देख सकती है। तुम्हें तारे दिख जाते हैं? साफ नहीं दिखते, दिखते तो है ना कि कुछ है वहाँ पे। तो हम कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते कि आँख यहाँ तक ही देख पाएगी। मैं यहाँ से छत से खड़ के अपनी टावर देखूँ, मुझे वो भी दिख जाएगा। टावर से आगे आसमान में पंछी उड़ते देखूँ, वो भी दिख जाएंगे। उसके आगे तारे रात को दिखते हैं, वो भी दिख जाएंगे। तो मैं क्योंकि बहुत दूर का देख पा रहा हूँ, मैं कोई पॉइंट नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ जहाँ तक हम देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट मतलब जहाँ तक देख सकती है आँख, वो पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी। लेकिन पास कहाँ तक देख सकती है? कंफर्टेबली। जैसे मैंने बताया ना, तुम्हें पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम बचपन में करते थे नहीं करते थे, हमारे स्कूल वाले कहते थे कि एक हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योगा एक्सरसाइज होती है कि अगर आपको अपनी फोकस बढ़ाना है तो आपको ये करना चाहिए। जैसे सामने पेन रखा और पेन को अपनी आंखों के पास लाते गए लाते गए लाते गए, तब तक लाओ जब तक आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, और वहाँ पे होल्ड कर लो। करा है तो तुमने कभी ऐसा? कभी नहीं किया? फोकस बढ़ाने के लिए बताते हैं स्कूल में टीचर्स। तो आप ये वाली एक्टिविटी जब करते हो और आँख के पास लेके आते हो, तो जितना पास आपकी आँख के आएगा और आप इसको देखने की कोशिश करोगे, आपकी आँखों पे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है? तो किस पॉइंट तक आप कंफर्टेबली देख पाते हो, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, जहाँ तक आँख कंफर्टेबली देख पाए। और नॉर्मल आएगा कितना है वो? नहीं, हाँ, इन्फिनिटी थोड़ी होगा। नॉर्मल आई का है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ है तो मुझे कंफर्टेबली दिख जाएगी। हेलो, क्लास में यार अभी ना मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी व्हाट्सएप पे। मैं क्लास में की बात करूँगा 6 बजे के बाद ना। हाँ, तो अगर कोई चीज़ रखी हुई है 25 सेंटीमीटर तक तो मुझे कंफर्टेबली दिख जाएगी। जहाँ पे वो 24 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर हुआ, मुझे देखने के लिए आंखों पे स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये होता है आपकी हेल्दी आई का नियर पॉइंट। डन। 2 बातें हमने सीखी। फर्स्ट क्या थी? फार पॉइंट, जो कि ह्यूमन आई का क्या है? याद रखना इन वैल्यूज़ को, क्योंकि ये तुम्हारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। और एक हेल्दी आई का नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है? चलो लिखो इसके बारे में। इसके साथ डेफिनेशन लिख लेना, ही मिस होगी थी। डेफिनेशन लिख लो फटाफट। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, the ability of eye lens to adjust या to make fine adjustments in its focal length is called accommodation. ठीक है? सिंगल एम नहीं आता, डबल एम का? डबल सी आता है। डबल एम में मैंने इसमें भी सिंगल एम लिखा हुआ, दिखाना बुक। पहले भी नहीं बोले तुम पावर ऑफ अकोमोडेशन? हाँ, डबल एम है। ठीक कर लो, पीछे भी ठीक कर लेना। कमाल है, मेरे को आज तक किसी ने ऐसे टोका ही नहीं बीच में। डबल एम आएगा। चलो, इंग्लिश की क्लास का कुछ तो फ़ायदा हुआ रिद्धि। अकोमोडेशन में डबल एम आएगा बेटा। डन। चलें आगे। हटा दूँ? लिखो अगला हेडिंग, नियर पॉइंट। ठीक है? इसका दूसरा नाम भी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
least distance of distinct vision. लीस्ट मतलब मिनिमम कितने से कितना देख सकते हैं, राइट? द मिनिमम डिस्टेंस up to which the objects can be seen by a normal / healthy eye इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है? और इस केस में क्या होता है, इट इज 25 सेंटीमीटर. अप्रॉक्सीमेटली, ये मत कहने लगना एग्ज़ाम एग्जैक्ट यही होता है, आसपास 25 के होता है, ठीक है? लिख लो, शाबाश. डन? हो गया? बता, जल्दी बता, हटाना है मैंने फिर. हो गया? चलो फार पॉइंट पे आओ. फार पॉइंट के बारे में लिखो. देखो, अब अगर उसमें वर्ड मिनिमम आया था, इसमें क्या आ जाएगा? द मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लो अपने आप खुद ही. द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a normal / healthy eye can see, ठीक है? It is कितना है बेटा? याद रखना है वैल्यूज, ये उसमें काम आएंगी तुम्हारे एनसीईआरटी में. दूसरा नाम इसमें लिखा नहीं हुआ मेरे पास, उसका क्या था? लीस्ट था इसमें. दियो दर्जे 2 मिनट बुक. लीस्ट के साथ क्या वर्ड आएगा? लीस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? नहीं, ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है रजे इसका. क्या हुआ? नहीं, ऐसा कोई है नहीं इसका नाम, ज़बरदस्ती नहीं बनाना. डन, ठीक है? अब एक ना अलग से नोट लिख लो. ये तुम्हारा डिफेक्ट जो है वो, मतलब एक डिफेक्ट तो होता है जो हम चश्मा लगा के ठीक करते हैं अपने, ये होता है सर्जरी वाला. तो मतलब इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं. एक ना कैटरैक्ट सर्जरी होती है. कैटरैक्ट को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? मोतिया, सफ़ेद मोतिया. सफ़ेद मोतिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस इंसान को कैटरैक्ट होता है उसके लिए उसका आई लेंस जो है फॉगी हो जाता है. फॉगी मतलब ब्लर नहीं एग्जैक्टली, बट उसको वाइटनेस दिखती है उस पर. ब्लर का मतलब तो ये हो गया ना कि शार्प इमेज नहीं आ रही. जैसे तुमने कभी ट्रांसलूसेंट. पिक्चर. हाँ जी बेटा. ट्रांसलूसेंट हो जाता है. इसकी आवाज़ साफ क्यों नहीं आ रही है आज? क्या कह रहे हैं? ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट कह सकते हो, हाँ. मिल्की हो जाता है. और जैसे तुम्हारे लिए धुंध के टाइम पे कुछ चीज़ें विजिबल हैं, कुछ चीज़ें नहीं है ना, वैसे ही उनके लिए क्या हो जाता है कि उनके आँख के पास एक विग्नेट इफेक्ट लग जाता है. तुमने फ़ोटोज़ एडिट करी हैं कभी खुद की?
करिए कभी वो एडिट वाली ऐप में जाके फोटोज़ में, तो उसमें ना एक विग्नेट इफेक्ट होता है। विग्नेट इफेक्ट में क्या होता है, तुम्हारा जो, अगर ये डब्बा है, मतलब ये तुम्हारी फ़ोटो है, तो साइड से ना ऐसे ब्लैक हो जाती है, वाइट हो जाती है, दैट इज़ विग्नेट इफेक्ट। तो उसमें ऐसे इमेजिन करके चलना कि तुम्हारी आँख की जो विजन है उसमें विग्नेट इफेक्ट लग गया है, मतलब तुम्हें कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, कुछ पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, और जो पार्ट्स नहीं दिख रहे हों कैसे दिख रहे हैं, फॉगी वाइट। ठीक है, तो इसको ठीक करने का मेथड क्या होता है सर्जरी कर देते हैं, आई लेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और मतलब जैसे मार्केट में पैकेज चलता है 15,000, 25,000, 50,000 के आई लेंसेज होते हैं, जेली टाइप स्ट्रक्चर ही होता है जिससे रिप्लेस कर देते हैं उसको। ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो, शाबाश। कैटरैक्ट हेडिंग आएगा। क्या हुआ जतन, क्या पूछना है बेटा? यार काला मोतिया मैंने सुना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता है क्या? काला मोतिया भी होता है। ब्लैक कैटरैक्ट कह रहे हो तुम? ब्लैक फंगस तो सुना है मैंने, वो जो कोरोना के टाइम पे हुई थी लोगों को। हाँ, मतलब वही है कि वो कैटरैक्ट आगे डेवलप होके ब्लैक हो जाता है। फिर ब्लैक कैटरैक्ट नहीं होता कुछ एज सच, वो एडवांस स्टेज है कैटरैक्ट की। पहले सफ़ेद होती है, मिल्की होता है, फिर अल्टीमेटली ब्लैक हो जाता है। हाँ, कैटरैक्ट के बारे में लिखो, चलो फटाफट लिखो लिखो, लिमिटेड टाइम है, हमने चैप्टर खींचना है इस हफ्ते में वाला। द क्रिस्टलाइन लेंस, the crystalline lens of people, और यूजली ओल्ड एज में होता है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा जल्दी होता है। ऑफ पीपल एट ओल्ड एज becomes milky and cloudy, becomes milky and cloudy, ठीक है। This condition is called cataract. And this causes partial, this causes partial or complete loss of vision. ठीक है, और ठीक कैसे होगा अभी बताया मैंने। इट कैन बी cured by cataract surgery. Okay, it can be cured by cataract surgery. Done. हो गया। अच्छा, जो बहुत कॉमन बीमारी है दुनिया में, बीमारी भी नहीं कहते, वर्ड बीमारी गलत है, इसके लिए डिफेक्ट है, मतलब आँख में हमारी डिफेक्ट आ गए, तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो वाला होता है, पता है किसी को? मायोपिया। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो हम दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ देखने के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है। हाँ, पास की चीज़ देखने के लिए भी कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, पर वो यूजुअली उन्हें ओल्ड एज में जाके होता है। ठीक है, पर ओल्ड एज में वो उसका रीज़न अलग होता है। यंग एज में अगर वो डिफेक्ट आता है तो उसका कोई और नाम होता है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आता था
ये गर्ग बूट हाउस वाले नहीं है ITI पे, इनका बेटा था केशव करके। तो केशव को ना दोनों तरह के चश्मे लगे हुए थे, बायफोकल लेंस पहनता था वो, तो उसको पास का भी नहीं दिखता था क्लियरली और दूर का भी नहीं दिखता था, तो उसको मायोपिया भी था और हाइपरमेट्रोपिया भी था। ठीक है, मैं उसको ओल्ड एज वाला रीज़न नहीं कहूँगा, ओल्ड एज वाले रीज़न में प्रेस बायोपिया होता है, बट जो जवानी के टाइम पे डिफेक्ट हो रहा है उसका रीज़न अलग है, मतलब जो प्रेस बायोपिया है उसका रीज़न अलग है, और ये जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इनका रीज़न अलग है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि मेरे को बुढ़ापे में जाके चश्मा लगा, उसका डेफिनेटली रीज़न अलग होगा, और जो मैं बात कर रहा हूँ मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया की, उसका रीज़न अलग होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि चश्मा लगने का कारण नंबर 1 क्या है, मायोपिया है तो उसके आप रीजंस अलग मेंशन करोगे, अगर प्रेस बायोपिया वर्ड गिवन है तो उसके रीजंस अलग मेंशन करोगे। हो दोनों में सेम ही रहा है कि पास का भी नहीं दिख रहा दूर का भी नहीं दिख रहा, बट दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। करेंट डिस्कस इसके बारे में लिखो, फर्स्ट हेडिंग मायोपिया, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ऐसे लिख लेना, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हमारे कोर्स में रजे वो है मायोपिया के बारे में। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेड बंदा कौन होगा? शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? कम, पास, और शॉर्ट साइटेड से नियर साइटेडनेस लिखा हुआ है, और साइट का मतलब होता है देखना, तो जो पास तक का देख रहा है उसको क्या कहेंगे हम? मायोपिया। मतलब पास तक का तो उसको क्लियरली दिख रहा है, दूर का नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, शॉर्ट के साथ नियर वर्ड भी लिख लो रजे, शॉर्ट के साथ ना नियर साइटेडनेस भी लिख लो, फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस होता है। लिखो फर्स्ट पॉइंट इसका, अ पर्सन विद मायोपिया, अ पर्सन विद मायोपिया या फिर मायोपिक आई लिख सकते हो आप, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स clearly but cannot see far objects distinctly मतलब अलग अलग नहीं दिखते हैं उसको, क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को मायोपिया है तो वो पास की चीज़ तो क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा। नन जब आँख डोनेट करते हैं पूरी यूज होती है, क्या? आँख डोनेट करते हैं जब। नहीं, आँख डोनेट करने का मतलब होता है राजे आप आँख का क्या पार्ट डोनेट करते हो। जैसे कुछ लोगों की आँख अगर ख़राब है तो हो सकता है वो उनका आई लेंस ख़राब हो। यूजली जो आँख डोनेट करते हैं तो लेंस ही डोनेट करते हैं उस केस में। ठीक है, ऐसा नहीं है रेटिना काट के चिपका देंगे पीछे वो पॉसिबल नहीं होता। लिख लोगे तो बता देना। अलग अलग, क्लियरली हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं अगर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाऊँगा कि रिद्धि बैठी है या मितेश बैठा है, ठीक है, तो वो क्लियर विजन नहीं होगी ना मेरे लिए। देखो आगे लिखो, इन अ मायोपिक आई, इस बात का ध्यान रखना कि इन्हें डायग्राम में यूज़ करेंगे हम। इन अ मायोपिक आई image is formed in front of retina। रेटिना के आगे इमेज बनती है। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए बना भी देता हूँ डायग्राम, थोड़ा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ऐसी सी बनती है थोड़ी इस चैप्टर के लिए। ठीक है,
अगर ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे मेरा आई लेंस है और जो रेज इसके साथ पैरेलल आ रही हैं, जो रेज इसके लिए पैरेलल आ रही हैं, ओके, वो रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तुम बता सकते हो इसमें वैसे एक छोटी सी गलती है, अगर तुम आइडेंटिफाई कर सको, मतलब मेरे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉर्निया पे, वो कॉर्निया पे बेंड होगी। हाँ, मुझे जो बेंडिंग दिखा देनी चाहिए थी वो कहाँ से दिखा देनी चाहिए थी, कॉर्निया से, बट मैं बेंडिंग दिखा रहा हूँ आई लेंस से, ठीक है। एक्चुअल में अगर मेरे को ड्रॉ करना चाहिए था तो क्या करता मैं, यहाँ पे बेंडिंग दिखाने के लिए यहाँ से ही बेंड करना शुरू कर देता है इसे, हाँ या ना, यही तो पढ़ा है ना हमने, मैक्सिमम बेंडिंग कौन करवा रहा है, कॉर्निया, और फाइन एडजस्टमेंट्स कौन करवा रहा है, आई लेंस। तो मेरे को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है। बट अभी के लिए मोटिव क्या है समझाना, कि जब मायोपिक आई में इमेज बन रही है तो वो कहाँ बन रही है, रेटिना ना पे ना बन के रेटिना के आगे इमेज बन रही है, ठीक है। और इसी को हम यूज़ करेंगे आगे करेक्ट करने के लिए। लिखो आगे बेटा। द डिफेक्ट में अराइज, ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आ जाता है एक नंबर में। द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, नंबर 1, क्या कारण हो सकते हैं, कि या तो आपकी जो आई बॉल है, इधर देखो, ये जो तुम्हारी आई बॉल है, पहले अगर मैं इसकी शेप पहले ऐसे बनाऊं, पहले इसकी इंटरसेक्शन यहीं पे होती थी, रेटिना पहले यहाँ पे ही था, पर अब क्या हो गया, रेटिना पीछे चला गया, तो आई बॉल क्या होगी, मोटी हो, मतलब एलोंगेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वर्ड क्या आएगा, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। क्या कारण हो सकता है, कि जो मेरी स्फेरिकल शेप है आँख की, वो स्फेरिकल ना होके एलिप्टिकल हो गया, वो आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो गया इस तरफ को। तो फर्स्ट रीज़न लिखो, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, सब ध्यान देना, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्या इसमें कन्वर्जिंग पहले हो रही है बाद में हो रही है। कन्वर्जिंग वर्ड का मतलब क्या है, कि हम उसको एक पॉइंट पे फोकस करवा रहे हैं, तो क्या इसमें कन्वर्जेंस आई लेंस की वजह से पहले हुई या बाद में हुई, पहले हो रही है ना, अरे पहले ही तो हो रही है, होनी यहाँ पे चाहिए थी पर हो पहले गई, ठीक है। कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगी, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ बढ़ गई है, कि उसका लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ गया है और वो कन्वर्जिंग ज़्यादा जल्दी कर पा रहा है। समझ रहे हो बात, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया था और उसने कन्वर्जेंस ज़्यादा जल्दी कर दी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा रीज़न, द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ना, ये थोड़ा वर्ड कंफ्यूजिंग रह जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है। बेटा ऐसे समझो, कर्वेचर बढ़ गया, एक ये स्फीयर है एक ये स्फीयर है, दोनों में से किसका रेडियस ज़्यादा होगा, बड़े वाले का, लेकिन एक्चुअल में कर्वेचर किसका ज़्यादा है, छोटे वाले का। कर्व्ड कौन सा है ज़्यादा, छोटे वाला, ठीक है। कर्विंग का मतलब ऐसे समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि क्योंकि ये जो होगा ना, अगर मैं इससे आइलैंड्स बनाता हूँ, लेट्स से मैं ऐसे कर्वेचर से बनाता हूँ, एक आइलैंड्स मैंने ऐसे बनाया, एक आइलैंड्स मैंने ऐसे बनाया, अब बताओ किसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो मतलब वो ज़्यादा जल्दी उसको कन्वर्ज कर पा रहा है। लिख लो इसका, एक्सेसिव कर्वेचर वर्ड यूज़ करना, ठीक है।
ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं. लेंस बिकम्स थिक, ऐसे लिखो, लेंस बिकम्स थिक. एपर्चर क्या होता है? एपर्चर होते रहे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है लेंस का. लेंस का हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मिरर का हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब अगर मैं ये अपना मिरर मानता हूँ तो मेरे इस मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसको अपर्चर कहेंगे. अगर ये मेरा मिरर है तो इसका अपर्चर ये है, डायमीटर बड़ा हो गया. अगर मैं ऐसे कर लूँ तो अपर्चर थोड़ा कम हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो गया उसका. लेंस बिकम्स थिक और कर्वेचर becomes more. ठीक है. इसके दो रीजंस होते हैं. पहला रीज़न क्या है, या तो मेरी आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो गई है, चपटी हो गई है. और दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि लेंस जो है वो थिक हो गया है. ठीक है. इसके साथ ऐसे फ़ोटो बना लो, तुमको याद भी रहेगा. ऐसा हो गया अब लेंस. ठीक है. बाद में जब तुम रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि मैं कहा कि बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ लगती है इसको लिखना. अब अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगी इस केस में? कम होगी, ज़्यादा होगी? डिक्रीज हो जाएगी. हम बोल रहे हैं कि कर्वेचर बढ़ गया है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया है, उसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो गई है. तो वर्ड्स तुम स्मार्टली अपने चूज़ करना, तुम पेपर में क्या लिखना चाहते हो. सेफेस्ट चॉइस है लेंस बिकम्स थिक. रिवर्सली प्रोपोर्शन लिखा. अबे कर रहे हैं फिर पंगे अपने लिए. वो लिखा नहीं थे, वो एक साइड वैसे हुई बड़ी, एक साइड कम. चल मर्जी है तुम्हारी, वो तुमको खुद डिसाइड करना है. मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है लेंस बिकम्स थिक, या फिर कन्वर्जेंस जल्दी हो रही है. कौन सा, ये वाला? लेंस थिक हो गया मतलब लेंस मोटा हो गया है, तो उसका कर्वेचर जो है वो बढ़ गया है. और अगर कर्वेचर बढ़ गया है तो उसमें जो कन्वर्जेंस है पॉइंट्स पे, या मेरी रेटिना के ऊपर ना होके कन्वर्जेंस उसके आगे हो रही है. करती हैं बट वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गया है ना उसका. जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है. मतलब पुल करने पे भी उतना पुल नहीं हो पा रहा है. तो दो रीजन हो सकते हैं इसमें, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, दूसरा जो है वो लेंस बिकम्स थिक. चलें आगे. क्लियर है? लिखो. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग this defect can be corrected using, क्या हो गया आर्यन, क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? कनकेव लेंस. ठीक है. मतलब जो मैंने चश्मा लगाया हुआ है वो कनकेव क्या है, क्योंकि मुझे मायोपी है, मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखती इजीली. ठीक है. तो ये कनकेव लेंस की हेल्प से हम ठीक कर सकते हैं. और उसका रीज़न क्या है वो भी लिखो ज़रा. किताब देना बेटा एक बार, समझना है इसको कैसे करेक्ट करवाता है वो. लिख लिया, यहाँ तक बना लिया. अब समझना वो कैसे करवाता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस के लिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था, हमने क्या सीखा है, जो रेज इन्फिनिटी से आती हैं वो किस प्रकार आती हैं? पैरेलल आएंगी.
ध्यान से समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन नहीं है, डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है इसका। तो मैं मान रहा हूँ कि जो रेज आ रही है बेटा इसके पास वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। 2 सेकंड रुकना। अब जो रेज पैरेलल आएंगी वो इस लेंस के लिए क्या होंगी बेटा? क्या वो कन्वर्ज होंगी, क्या वो डाइवर्ज होंगी? बताओ। अरे प्लीज़ ड्राइंग पे मत जाना, अब हमारा मोटिव है सिर्फ समझना है इसको, ठीक है। ये रादर ज़्यादा बाहर को बना दिया मैंने। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो है, देखो। हाँ, तो क्या होंगी ये वाली रेज? डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होके कहाँ जाएंगी? बाहर की तरफ। तो लेट्स से वो डाइवर्ज होके बाहर की तरफ जा रही हैं, ऐसे ही जाएंगी ना डाइवर्ज होके। तो इस इस कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए जब वो रेज डाइवर्ज होगी तो मीट कहाँ पे करेंगी? हैं? अभी कहाँ से मीट करेंगी? एग्जैक्टली, दे अपीयर टू मीट एट द फोकस। और हम क्या करते हैं? इंटेंशनली ऐसी पावर का लेंस यूज़ करते हैं जिससे कि मेरा जो फोकस है वो कहाँ बन जाए? बिटवीन पी एंड ओ। अच्छा चलो छोड़ो, जिस बंदे को मायोपिया था, लेट्स से मुझे मायोपिया है, मैं हद से हद कहाँ तक देख सकता हूँ? मेरा कोई ना कोई नियर पॉइंट तो होगा। 20%। अरे सॉरी, फार पॉइंट तो होगा। अब इन्फिनिटी ना हो के फार पॉइंट क्या हो गया? कहीं पास में आ गए। मतलब मेरे को लेट्स से मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े अब टावर नहीं दिख रहा, टावर नहीं दिखेगा लेकिन सामने वाली दुकान तो दिख जाएगी, हाँ या ना? तो अब मेरे को इन्फिनिटी तक का ना दिख के कोई एक पास वाला डिस्टेंस दिख रहा है। लेट्स से मेरी आँख का वो पास वाला डिस्टेंस 20 मीटर था, तो मतलब 20 मीटर के दायरे तक या 20 मीटर तक जो इमेज बन रही है या जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मुझे दिखेगा वो। तो कनकेव लेंस क्या करता है? जो भी चीज़ इन्फिनिटी पे होती है उसको उठा के उसकी एक इमेज बना देता है हमारे लिए, हमारे फार पॉइंट पे। बात रिलेट करना, जो टावर की इमेज थी, जो टावर था एग्जैक्टली खुद तो वो इन्फिनिटी पे था मेरे लिए, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बनने लगी? मेरे दुकान के, मेरे सामने वाली दुकान के पास। अब क्योंकि वो दुकान तक मेरा फार पॉइंट है तो मैं वहाँ तक क्लियरली देख सकता हूँ, तो वहाँ से जो मेरे लिए इमेज बनेगी वो कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर। तो वो क्या करता है? वो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है मेरे फार पॉइंट के ऊपर ताकि मैं उसको क्लियरली देख पाऊँ। समझ आ रही है बात? जो कनकेव लेंस होता है वो क्या करता है? हमेशा कौन सी तरह की इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इट विल अपीयर टू फॉर्म ऑन द प्रिंसिपल फोकस। पर क्या एक्चुअल में वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? इंटेंशनली प्रिंसिपल फोकस अपना वो रखते हैं जो मेरी आँख के लिए क्या है? फार पॉइंट। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा हुआ है वहाँ तक तो मेरी आँख कंफर्टेबली देख सकती है। तो कनकेव लेंस का काम क्या होता है? क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है। अगर मैं इसको ट्रेस बैक करवाऊँ, लेट्स से मैंने इसको ट्रेस बैक करवा दिया, यहाँ पे कहीं पे वो मीट करेंगी और यहाँ पे मीट करते करते ये मेरे आँख का अब क्या हो जाएगा? दिस विल बी माई फार पॉइंट, या आप लिख सकते हो न्यू फार पॉइंट, क्योंकि एक्चुअल फार पॉइंट क्या है? एक्चुअल फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी होता है। तो मेरी आँख के लिए नया फार पॉइंट क्या हो गया? वो मेरी आँख के पास बन रहा है। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, कहीं भी हो सकता हो, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ लेंस आप यूज़ करते हो जो, ठीक है। अगर वो फार पॉइंट मेरी आँख के पास बन गया, वहाँ मतलब वहाँ पे उसकी इमेज बन गई, तो जो अब रेज इससे निकलेंगी वो एक्चुअल में मेरी कहाँ पे बनेंगी? रेटिना के ऊपर। ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, अब क्या होगा? इसके बाद दोबारा बेंडिंग हो जाएगी और इट विल फॉर्म एट द रेटिना। बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। मैं तो कलर्स यूज़ कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। ये ट्रेस बैक वाला बना देना और लिख लेना दिस इज माय न्यू फार पॉइंट।
The concave lens will form a virtual image of the object kept at infinity at the new far point from here. A myopic eye can distinctly see the objects as the image is now formed on retina. ऐसे देखो कमाल की बात है, वर्डिंग सुनना ध्यान से मेरी. जो रियल ऑब्जेक्ट था उसकी वर्चुअल इमेज बनी नए फार पॉइंट पे, और अब वो वर्चुअल इमेज क्या एक्ट कर रही है, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, जिसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना के ऊपर. ठीक है. सर तो जो कॉनकेव लेंस यूज होगा उसका फोकस हमारे फार पॉइंट से डिसाइड होगा. होना तो चाहिए बेटे, तभी इन्फिनिटी वाली जो रेज हैं वो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस बोलते हैं ना हम. ये फ्रॉम हियर मायोपिक एंड जब वो नए फार पॉइंट पे आ गया तो वहाँ से मायोपिक आई क्लियरली देख सकती है. क्या लिखे, मायोपिक आई लिख लो. ये लिखा हुआ है, बाय डाइवर्जिंग द लाइट द कनकेव लेंस क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज दैट द मायोपिक आई कैन देन फोकस ऑन द रेटिना इनेबलिंग क्लियर विजन एट डिस्टेंस. वही मतलब हुआ कि कनकेव लेंस ने एक उसकी वर्चुअल इमेज क्रिएट कर दी अपने फोकस के ऊपर, जो कि क्या था एक्चुअल में, नया फार पॉइंट था आँख का, और वहाँ से आँख ने क्लियरली उसको देख लिया. डन. चलें आगे, जल्दी बोल, आगे करना है आज ख़त्म. डिफेक्ट्स ख़त्म करने हैं आज किसी भी हालत में. कल डिस्पर्जन ख़त्म हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ आई, बस टिंडल इफेक्ट. इसके बाद बेटे एयर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, वो भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, 2 दिन में ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं. उसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे एक, एसिड बेसिस एसिड बेसिस का. तेरा कार्बन नहीं करेंगे अभी, एसिड एंड बेसिस करेंगे. चलें आगे, हटा दूँ इसको, हटा दूँ बेटा. विश्वजीत लिख लिया. यस सर. चलो नया डिफेक्ट लिखो बेटा. सेकंड डिफेक्ट है आपका. अच्छा, हम जो टेस्ट लेंगे ना, कंबाइंड टेस्ट ही लूँगा मैं फिर से, मैथ्स का भी और साइंस का भी, आफ्टर तुम्हारी वेकेशंस. मतलब 29 या 30 जून का हम जो भी सैटरडे संडे बैठेगा उस टाइम पे रख लेंगे. लिखो हेडिंग, हाइपर, जो पढ़ रहे हैं बेटा,
नहीं अभी नहीं होंगे बेटे, अभी थोड़ा सिलेबस खींचना है हमने। हाइपरमेट्रोपिया और इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब आदमी दूर का देख पा रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा। लिखो, a person with hypermetropia, a person with hypermetropia can see far objects clearly but cannot see nearby objects clearly. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, अगर उसमें फ्रंट ऑफ रेटिना पे इमेज बनेगी तो इस केस में क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। लिख लो फटाफट। इन हाइपरमेट्रोपिया image is formed behind the retina। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, उसमें आँख जो थी वो एलोंगेट हो गई थी, बड़ी हो गई थी। इसमें क्या होगा, आँख श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रीज़न श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। श्रिंकिंग वर्ड लिख सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो, श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। उसमें क्या हुआ था, आई लेंस थिक हुआ था, थिन हुआ था, थिक हुआ था। तो इसमें क्या होगा, आई लेंस बिकम्स थिन, आई लेंस बिकम्स थिन। ठीक है, और क्योंकि आई लेंस पतला हो रहा है, तभी मैंने कहा था ड्रॉ कर लेना साथ में। आई लेंस क्योंकि पतला हो गया तो उसकी कन्वर्ज करने की एबिलिटी कम हो गई। ठीक है, जिसको पहले कन्वर्ज कर देना चाहिए था वो कन्वर्ज पीछे हो रहा है। हाँ जी बेटा, फोकल लेंथ बढ़ती है तो पावर कम होती है। हाँ, इसका डायग्राम बना लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है तो उसके लिए अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है। ठीक है, पास पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेजिन कर रहा हूँ मैं ना बेटा। इसमें ना एक बात एडिशनली लिख लो, पता नहीं तुम्हें याद रहेगी नहीं रहेगी, तो लिख ही लो अपने पास। ऐसे लिख लो, न्यू नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम द आई। मतलब अब वो 25 ना रह के 25 से ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा। तुमने देखा होगा बुज़ुर्गों को जब चश्मा लग जाता है, वो कोई चीज़ को पढ़ना होता है ना, वो ऐसे रख के पढ़ते हैं, दूर रख के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दूर का तो दिख जाता है, कोई चीज़ पास रखी हुई है वो नहीं दिखता। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो चीज़ पहले हमें कंफर्टेबली 25 पे दिख जाती थी, 25 पे ना दिख के वो दूर दिख रही है। ठीक है,
तो जो नया नियर पॉइंट है वो पास ना हो गया और दूर चला गया। डन। चलें आगे। करेक्शन के लिए क्या पहनना चाहिए? अगर उसमें कनकेव है तो इसमें कौन से होंगे? कन्वेक्स। बना लिया था ना, लिखो। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग फिर एक बार वो न्यू नियर पॉइंट वाला पॉइंट बता दो। द न्यू नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम द आइलैंड्स, मतलब 25 सेंटीमीटर ना हो के वो और आगे शिफ्ट हो गया। ओके, हो गया। So this defect can be corrected by wearing convex lenses or converging lens। बड़ा आसान सा रीज़न है इसका, इसका कोई तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझनी। बस होगा क्या, लेट्स से अगर आँख है और कोई ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, तो क्या होगा, इससे निकलने वाली रेज की पहले ही कन्वर्जिंग शुरू हो जाएगी नियर पॉइंट। तो वो इधर से कन्वर्ज ना होना शुरू करके पहले ही कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो वो एडिशनल कन्वर्जेंस जो प्रोवाइड करनी होती है वो कौन करवाता है? कन्वेक्स लेंस। न्यू नियर पॉइंट है फार तो कौन हमें कुछ लिख पा अरे मेरे को तो यहीं पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी से देखना है ना, ये तो पास है। तभी तो देखूंगा ना। मेरे को तो 25 वाला ही देखना है, जो दूर वाला है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। वो तो अल्टीमेटली आँख का है ही है वो एबिलिटी उसको अकोमोडेट करने की। जैसे जो पास वालों को से दूर करना पड़ेगा, दूर कर देखने के लिए। क्यों करना पड़ेगा? जैसे उसमें फंक्शनिंग अलग अलग है ना रजन। चलिए ये मेरा ओरिजिनल नियर पॉइंट था, ठीक है। लेट्स से मेरा नया नियर पॉइंट यहाँ पे आ गया, एन डैश यहाँ पे आ गया। इससे जो रेज जाएंगी वो तो ऑलरेडी बेंड हो ही रही हैं, एकोमोडेट होके इधर आ ही रही हैं, उसकी तो मेरे को टेंशन ही नहीं है कोई। वहाँ तक तो आए देख ही पा रही है। दिक्कत क्या है, मेरे को जब पास का देखना है, पास का देखने के लिए मेरे को एडिशनली उसको कन्वर्ज करवाना पड़ेगा, और वो एडिशनल कन्वर्ज करवाने का काम कन्वेक्स लेंस करेगा। तभी मैंने बोला इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी फिर वहाँ से देख पाएगा, नहीं। जो एडिशनल कन्वर्जेंस है वो कौन करवा पा रहा है? कन्वेक्स लेंस। कॉर्निया में नहीं कुछ करना। इतना टेक्निकल मत जा, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाते हैं, इतना टेक्निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम अपनी किताब भी खोल के देखो ना, उसमें भी यही है कि जो एडिशनल यहाँ लाइन लिखी मैं पढ़ देता हूँ। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो जो हम कन्वेक्स लेंस पहन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? एक एडिशनल कन्वर्जेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बने। ठीक है, लिख लो। द कन्वेक्स लेंस provides additional convergence और converging power लिख सकते हो आप, so that the image is formed on retina.
आंसर की यार मैंने ना उसमें न्यूमेरिकल के आंसर्स नहीं डाल दिया, तो ऐसे ही नोट कर लो न्यूमेरिकल्स के आंसर्स, या पूरा सॉल्यूशन चाहिए न्यूमेरिकल का नहीं आंसर आंसर चाहिए। अभी डाल देता हूँ 6 बजे के बाद। ले लियो लैपटॉप, ले आया आज। चलें आगे, हो गया सबका, हो गया? यस बोल दो हाँ या ना। ये बैठे हो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी मेरा भी। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसबायोपिया। इसके रीज़न अलग होते हैं बेटा। प्रेसबायोपिया जो है इट इज़ सिमिलर टू, यूजुअली ज़्यादातर होता है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब आपको पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है फिर भी, प्रेसबायोपिया। बट इसमें हो सकता है दूर का भी ना दिखे, दोनों बातें हो सकती हैं। ज़्यादातर पास का नहीं दिखता है प्रेसबायोपिया में, बट दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों चेंज हो जाती हैं? बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाता है, हमारी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो जो हम वो पढ़ रहे हैं ना कि एकोमोडेशन हो पा रही है, कि मैं पास का भी देख पा रहा हूँ, दूर का भी देख पा रहा हूँ, फटाफट मेरा आई लेंस जो है वो थिक भी हो जाता है, थिन भी हो जाता है, बट वो चीज़ अब इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, बुढ़ापा आने की वजह से सिलियरी मसल्स वीक हो गई हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अब उतनी एफिशिएंट नहीं रही है। लिखो, द पावर ऑफ अकोमोडेशन, the power of accommodation usually reduces, फिर से गलत लिखे मैंने स्पेलिंग। अब भाई 5 साल से ही लिख रहा हूँ, कुछ तो चेंज आएगी। reduces with old age। ठीक है, फॉर, तभी मैं कह रहा हूँ बेटे दोनों चीज़ें होती हैं, पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, लेकिन ज़्यादातर पास का नहीं दिखता। तभी मैं वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे, फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट, धुंधला दिखता है, ब्लरी दिखता है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड्स अवे। रिसीड्स अवे मतलब गोज अवे, गोज ही लिख लो, goes away, and they are not able to see, and they are not able to see things distinctly kept near to them। ठीक है, लिख लिया? रीज़न लिखो इसका, gradual weakening of ciliary muscles and reduced flexibility and reduced flexibility of islands। ठीक है, डन हो गया।
एक मॉड्यूल अगर तुम पढ़ोगे ना, मॉड्यूल में एक सवाल है कि अगर किसी इंसान को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो रखे हैं तो उसको किस तरीके के चश्मे पहनने चाहिए, पता है किसी को? बाई कौन सा? ठीक है, आंसर पूरा बोल, दोबारा बोल। बायफोकल, क्या बोलते हैं उनको? बायफोकल लेंसेज। बायफोकल का मतलब क्या हुआ? जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों हों। जब हम यूजुअली कोई चीज़ पढ़ते हैं, हमारी आंखें नीचे होती हैं ऊपर होती हैं? जब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ किसी चीज़ को तो मेरी आंखें नीचे हैं। अगर मैं सामने किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरी आंखें नॉर्मली कैसे होंगी? ऊपर की तरफ होंगी। तो जो बायफोकल लेंसेज होते हैं वो दोनों चीज़ों से मिलके बनते हैं। रादर उस मॉड्यूल में एक सवाल ऐसा ही है कि ड्रॉ द बायफोकल लेंसेज। तो बायफोकल लेंसेज आपने ऐसे बनाने हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए नीचे देखना है। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए मुझे नीचे देखना है तो मैं कन्वेक्स वाले लेंस से देखूंगा, लेकिन जब मुझे दूर का देखना है तो मैं ऊपर वाले पार्ट से देखूंगा। और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? कॉनकेव लेंस। बड़े महंगे बनते हैं। नॉर्मल लेंस अगर 250 रुपये के 1200 रुपये के आते हैं। ठीक है ऐसा क्या है? बे, दोनों चीज़ें हैं, एक ही में दो हैं। और अब तो ऐसे आने लग गए हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं उन्हें। उसमें क्या होता है कि आप ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला पार्ट कन्वेक्स और ये कनकेव है। दूर से देखने में वो एक जैसे ही लगते हैं, बट अगर आप ध्यान से उन्हीं लेंस के थ्रू देखते हो तो आपको डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, जैसे जो केशव लेंस पहनता था वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता था, डब्बे की शेप का, अंदर अलग डब्बा और बाहर वाला डब्बा अलग। हाँ हाँ बिल्कुल प्रॉपर दिखता था। कट बना हुआ था बीच में ना, ये वाला कट बना हुआ था बीच में, ये वाली लाइन बनी हुई थी बीच में। ठीक है, और जो प्रोग्रेसिव होता है उनमें कोई कट नहीं होता, बस ऊपर वाला पार्ट कनकेव है, नीचे वाला पार्ट कन्वेक्स है। स्क्वायर ही होता है। राउंड भी हो सकता हो, तो आपकी मर्जी है ना, आप कैसे बनवाना चाहते हो उसको। मैं तो नॉर्मल चश्मा मतलब नॉर्मल बनवा, जैसे मेरा है ये वाला, मैं तो इसकी शेप बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इसको लिख लो। व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, when a person is suffering from myopia, इसका वो कैसे होता है? बल्जिंग वो बेटे डिज़ाइनिंग पे हो, जब पॉलिश कर रहे होते हैं ना, उसको घिस रहे होते हैं लेंस को, तभी बना देते हैं। तभी तो ऑर्डर पे बनते हैं स्पेशली। when a person is suffering from myopia and hypermetropia, he needs to wear bifocal lenses। ठीक है, अपर पार्ट इज, जल्दी बोलो, अपर पार्ट इज कॉनकेव टू सी केड़े ऑब्जेक्ट, पास के दूर के, फार, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स and lower part is convex to see near objects। ठीक है बेटा, ये थी आज की क्लास। इसमें डिफेक्ट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, एक बार रिवाइज कर लेना घर जाके। प्रेस बायोपिया पे डिपेंड करता है। यूजुअली प्रेस बायोपिया में कन्वेक्स ही पहनते हैं, बट अगर आपके पास और दूर दोनों की नज़र ख़राब होगी प्रेस बायोपिया में भी, तब भी आप बायफोकल लेंस ही पहनोगे। तभी मैंने उसमें लाइन एडिशनली अंडरलाइन कर दी, मोस्ट पीपल इन प्रेस बायोपिया सफ़र फ्रॉम नियर साइटेडनेस, सॉरी फार साइटेडनेस, कि दूर का तो फिर भी दिख जाएगा उन्हें, पास का नहीं दिखेगा। हाँ, तो कन्वेक्स पहनना पड़ेगा उन्हें।